Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. Non-aqueous solvents, liquid ammonia, H2SO4 इनके बारे में हम बातें कर चुके हैं कि नॉन एक्वस सोलवेंट के अंदर हमने जाना था कि नॉन एक्वस सोलवेंट होते क्या हैं। बेसिकली ये है कि कोऑर्डिनेशन के बाद हमें बताया जाता है नॉन एक्वस सोलवेंट। इसमें कुछ कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट्स यूज होते हैं लास्ट में, अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं है। तो नॉन एक्वस सोलवेंट मतलब नॉन एक्वस की बात होगी तो पानी की बातें हम करेंगे नहीं, पानी की बातें नहीं होगी। तो उसके अलावा जो सोलवेंट है दैट कैन अंडरगो आयनाइजेशन टू फॉर्म कैटायन एंड आयन विच फर्दर टेल्स अबाउट द एसिडिक प्रॉपर्टी एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट सोलवेंट। ठीक है, इतनी बात। आज का जो टॉपिक है, जो सोलवेंट हमें करने हैं, एक वो है N2O4। अच्छा, इसे मैं ये लिख दूं 2NO2, ये तो लिख सकता हूं ना। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, अच्छा अपना इस यूनिट का कंसेप्ट क्या है कि किस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, सोलवेंट और उनकी प्रॉपर्टीज, इतना ही काम है इस यूनिट का। तो N2O4 स्ट्रक्चर बनाओ जरा। N2O4 ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, मुझे अगर यहाँ पर कमेंट करना हो NO बॉन्ड लेंथ के ऊपर तो आप बता पाएंगे ये बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस रहेगा या सेम रहेगी? कंसेप्ट आसान है, रेजोनेंस का। रेजोनेंस है ना यहाँ पर, कंजुगेट पोजीशन पर चार्ज प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, रेजोनेंस है, तो लिख दूं सेम बॉन्ड लेंथ throughout the molecule, the NO bond length remains same। अच्छा, और बातें करते हैं इसकी। क्या पॉइंट है? वेरी लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? कनेक्ट करना बताता हूं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर। बोलो भैया, दो मॉलिक्यूल ले लूं, दो मास ले लूं तो F लिख दूं इज इक्वल टू K Q1 Q2 विद डिफरेंट रेडियस की मैं बात कर रहा हूं। ये R1, ये R2, तो बोलो लिख दूं R1 प्लस R2 का स्क्वायर। अभी बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो यहां पर ये जो K है ये हमें बताता है 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये है ना एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे काम के हैं। दरअसल यही दो रिलेशन होता है, ER इज इक्वल टू E अपॉन E नॉट। यहां तक आती है क्या बात समझ में, कैसे मैं यहाँ पर लेके आया हूं? अब सुनो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि कोई भी सोलवेंट हो, कोई भी कैटायन हो, कोई भी XYZ चीज हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कितना अच्छे से कंडक्ट कर पाती है इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात। और समझना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाई, और उसको कंपेयर किया जाए, उस कंडक्टिविटी को कंपैरिजन किया जाए किसके साथ? वैक्यूम में उसकी कंडक्टिविटी के साथ। वो क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
यानी कि जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, उतना ही ज्यादा हाई कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बात आई क्या समझ में? ये रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ई आर है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई मतलब परमिटिविटी इन वैक्यूम एंड परमिटिविटी in presence of electric field। बोलो आएगा समझ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो मैं लिख दूं, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी ज्यादा पोलैरिटी और उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मैं बात करूंगा, H2O की बात ले ले। अप्रोक्स 80 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है। 80 क्या यूनिट क्या है इसकी? भाई यूनिट पता है इसकी क्या है? 0 मतलब यूनिटलेस। कैसे? भाई ये रहा ई अपॉन ई नॉट, दोनों ही परमिटिविटी है, कैंसिल मतलब यूनिटलेस। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? N2O4 की। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पर होता है लगभग 2.42, मतलब कम, मतलब लेस पोलर। लेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेस पोलैरिटी, लेस कंडक्टिविटी। एक ये प्रॉपर्टी होती है इसकी। ऑटो आयनाइजेशन, ये इसका ऑटो आयनाइजेशन है। कैटायन, एनायन, एसिड, बेस। अब ये हेल्प पता है किसमें करेगा? एसिड बेस रिएक्शन के अंदर। पता है जनरली हम एसिड बेस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? एक रिएक्शन के दौरान कैटायन फॉर्म होता है, दूसरे में एनायन फॉर्म होता है, दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। इसलिए हमें इस इक्वेशन का पता चलता है कि ऐसा होता होगा। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस इस रिएक्शन का, इस इक्विलिब्रियम का कोई नहीं है। वो एसिड बेस रिएक्शन से पता चलता है। वो हम देखते हैं कैसे। देखो NOCl प्लस N2O4 को रिएक्ट करवाते हैं ना आपस में, तब बनता है NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये इसका प्रूफ मिलता है हमें, इस इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई जो करता है। तो यही था N2O4 के बारे में। भाई सोल्वोलिसिस और देख लो। सोल्वोलिसिस जिनको अभी नहीं मालूम है, मतलब
सॉल्वेंट के अंदर ही न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, या सॉल्वेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है खुद। PCl5 NH3 में भी हमने डिस्कस किया था, NH3 प्लस PCl3 में याद है। यहाँ पर NH2 होल थ्राइस प्लस HCl की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली यहाँ पे PCl5 है और N2O4 है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन NOClO4 के बारे में। नेक्स्ट सॉल्वेंट जो है वो है ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड BrF3। ट्राइगोन प्लेनर। जानने वाली बात क्या है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हम बहुत ज्यादा मान रहे थे अप्रोक्स 80, इसका पता है कितना होता है BrF3 का अप्रोक्स 83, वाटर से भी ज्यादा। इसका मतलब इतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी, इतना ज्यादा पोलर, ये इसी के कारण ये आयोनिक एंड कोवेलेंट, सुनना, आयनिक और कोवेलेंट जो फ्लोराइड होते हैं ना, उन सब को डिसोल्व कर लेता है रिगार्डलेस वहां पर पोलैरिटी है या इनमें नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी के कारण। बोलो नेक्स्ट पॉइंट भाई, एसिड बेस रिएक्शन या ऑटो आयनाइजेशन। एसिड बेस रिएक्शन देख लेते हैं पहले, देखना SbF5 प्लस BrF3, ये रही रिएक्शन। SbF6 प्लस BrF2 नेगेटिव। 6 + 2 8, 5 + 3 8, ये रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। चार्ज ऐसे एसिडिक हो गई, और बेस के लिए ले लेते हैं NaF प्लस BrF3। प्रोडक्ट बनाओ, लिख दूं BrF4 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। कंबाइंड करो LHS, कंबाइंड करो RHS, 2BrF3, ये लिख लेना आपने। यहाँ पर दोनों कंबाइंड करके इसको भी लिख लेना काम का। ये है ऑटो आयनाइजेशन के लिए, जो कि है BrF2 पॉजिटिव प्लस BrF4 नेगेटिव। रिएक्शन को अभी हटा के मैं इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं, क्योंकि इट्स अ ऑटो आयनाइजेशन, जिसका प्रूफ ये रहा एसिड बेस रिएक्शन का। बोलो हाँ, इसकी यूरेनियम के साथ भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको इतना इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराता है ना, यूरेनियम तक चला गया ये। UF6 प्लस यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड प्लस BrF3 BrF2 पॉजिटिव UF7 नेगेटिव BrF2 पॉजिटिव। ये किसका एग्जाम्पल है भाई? रिएक्शन तो लिख देंगे पर शॉर्ट आउट भी तो करना है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2O4। ये था N2O4 और BrF3 के बारे में। आई होप समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, बट थैंक यू।